स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे अच्छे से पढ़ें, एक एक शब्द को अच्छे सुनें, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्यों महत्व है, इसे क्यों बनाया गया, इस नियम के क्या एप्लीकेशन होंगी, इस नियम की क्या सीमाएं होंगी, इनकी हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं हेनरी का नियम। हेनरी एक वैज्ञानिक हैं जिनका पूरा नाम है विलियम हेनरी। विलियम हेनरी ने सन 1803 में विभिन्न गैस की दरों में वरीयता पर दाब का मात्रात्मक अध्ययन किया। इस आधार पर एक उन्होंने नियम दिया, उसे कहते हैं हेनरी का नियम। इसका मतलब ये है, जब हम किसी द्रव में गैस को घोलेंगे, दाब को कम करेंगे तो वरीयता पर प्रभाव क्या पड़ेगा, दाब को अधिक करेंगे तो वरीयता पर प्रभाव क्या पड़ेगा। इस पर उन्होंने मात्रात्मक अध्ययन किया और एक नियम दिया, तो उसे क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। तो सर्वप्रथम विलियम हेनरी ने सन 1803 में विभिन्न गैस की दरों में वरीयता पर मात्रात्मक अध्ययन किया। इस आधार पर उन्होंने एक नियम दिया, उसे कहते हैं हेनरी का नियम। अब हम बात करते हैं हेनरी नियम की परिभाषा कि हेनरी नियम की परिभाषा क्या है। देखें, हेनरी नियम के अनुसार, हेनरी नियम के अनुसार, हेनरी नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप को क्या करें, नियत रखें, स्थिर ताप पर किसी विलायक, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, कोई भी द्रव हो सकता है, किसी विलायक के इकाई आयतन में, विलायक के इकाई आयतन में किसी गैस की घुली मात्रा, किसी गैस की घुली मात्रा उस द्रव की सतह पर, उस द्रव की सतह पर साम्यावस्था में उस गैस द्वारा, लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। ये हेनरी ने परिभाषा दी। क्या बताई, स्थिर ताप पर किसी विलायक के, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, कोई भी द्रव हो सकता है, तो क्या लिखा, स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में किसी गैस की, गैस भी कोई हो सकती है, NH3 हो सकती है, HCl गैस हो सकती है, H2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस हो सकती है। तो आयतन में किसी गैस की घुली मात्रा उस द्रव की सतह पर, जो हमने द्रव लिया उसके सतह पर साम्यावस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के, प्रेशर के क्या होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, जिसे क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप अच्छे समझ गए होंगे। अब हमको आपको एक दूसरी परिभाषा बताते हैं। देखें, स्थिर ताप पर गैस की दरों में वरीयता
गैस की द्रव्यमानता विलयता आंशिक दाब P के समानुपाती होती है। जो आपको परिभाषा सरल लिखे उसे आप याद कर लें। तो परिभाषा मैंने दोनों क्या बताई देखें एक बार और। लिखा है स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में किसी गैस की घुली मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्यावस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। दूसरी परिभाषा मैंने क्या बताई, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्यमानता सोलबिलिटी आंशिक दाब P के क्या होती है, समानुपाती होती है, जिसे क्या कहते हैं, हेनरी का नियम। इन परिभाषाओं को आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप वीडियो को रोक करके इन परिभाषाओं को अपनी कॉपी में लिख लें और इनको अच्छे से याद कर लें। अब हम आपसे आगे बात करते हैं हेनरी नियम पर। यह नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे अच्छे से पढ़ें, एक एक शब्द को अच्छे से सुने तो आपको नियम अच्छे से समझ में आएगा। यदि स्थिर ताप पर विलायक के दिए हुए आयतन में गैस की घुली मात्रा किसी गैस की घुली मात्रा क्या होगी, S या W मान लो, और आंशिक दाब P हो तो अतः परिभाषा में मैंने आपको क्या बताया था, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्यमानता क्या मान ली, S या W मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप, और आंशिक दाब कि क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, S प्रोपोर्शनल टू P। आपको पता है जब इस चिन्ह को तो क्या लगता है, कांस्टेंट K लगता है, तो S इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, KHP। K क्या है, कांस्टेंट होगा, स्थिरांक होगा। H क्या है, हेनरी, क्योंकि हम हेनरी का नियम पढ़ लेते हैं इसलिए यहाँ पे क्या ले लिया, H ले लिया। ये है हेनरी का नियम, जहाँ S क्या है, गैस की द्रव्यमानता, P क्या है, आंशिक दाब, KH क्या है, हेनरी स्थिरांक, KH है हेनरी स्थिरांक, जिसका मान गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। KH क्या है यहाँ पे, हेनरी स्थिरांक, जिसका मान किस पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति कैसी है, और विलायक की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। अब स्टूडेंट हम हेनरी के नियम की अगर नेक्स्ट बात करें, यानी कि गैस की द्रव्यमानता को मोल प्रभाज्य पर भी व्यक्त किया जाता है, यानी कि हेनरी नियम की परिभाषा मोल फ्रैक्शन के आधार पर भी दी जा सकती है। कैसे देखें, आपको पता है कि मोल प्रभाज्य को x से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कि गैस की, यानी कि इसका मतलब है गैस की द्रव्यमानता को मोल प्रभाज्य के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेनरी नियम के अनुसार, हेनरी नियम के अनुसार हमने आपको क्या बताया, गैस की द्रव्यमानता को
मोल फ्रैक्शन के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हेनरी नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन के मोल फ्रैक्शन x के समानुपाती होता है। तो हमने आपको क्या बताया था कि गैस की जो द्रव में विलयता है उसको मोल प्रभाज के आधार पर भी व्यक्त किया जा सकता है। तो मैंने क्या लिखा, हेनरी नियम के अनुसार स्थिर ताप, यानी ताप को कैसा रख रहे हैं, नियत रख रहे हैं। तो स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब क्या है, P उस विलयन के मोल प्रवाह x के समानुपाती होता है। अतः इसका मतलब क्या होगा, P प्रोपोर्शनल क्या होगा यहाँ पे, x होगा। यानी क्या लिखा था, स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प आंशिक दाब क्या है, P उस विलयन के मोल प्रभाज के क्या होता है, यानी x क्या होता है, समानुपाती होता है। अब इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कांस्टेंट K, हेनरी का नियम, तो यहाँ पे हो जाएगा H और x। ये भी क्या कहलाता है, हेनरी का नियम कहलाता है। जहाँ KH क्या है आपको पता है, KH क्या है, हेनरी स्थिरांक। अभी मैंने बताया KH का मान किस पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति क्या है, विलायक की प्रकृति क्या है और ताप पर निर्भर करता है। तो हम सीधे से बोल सकते हैं कि KH यानी हेनरी स्थिरांक का मान गैस की प्रकृति, विलायक की और ताप पर निर्भर करता है। जहाँ P क्या है, आंशिक दाब है, K क्या है, X क्या है, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे एक हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, क्या यदि आंशिक दाब P और X के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो क्या एक सरल रेखा प्राप्त होगी, उसका जो ढाल होगा वो क्या प्रदर्शित करेगा, हेनरी यानी KH को प्रदर्शित करता है। हम आपको चित्र बना के समझाते हैं। देखें, हमने क्या बताया आपको, यदि आंशिक दाब P और मोल प्रभाज x के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी जिसका ढाल क्या बताएगा, हेनरी स्थिरांक बताएगा, यानी KH बताएगा। ये ग्राफ खींचा किसके किसके मध्य, आंशिक दाब P और मोल प्रभाज। तो यहाँ पे लिखेंगे आंशिक दाब, आप ऐसे करके यहाँ पे लिख लें, ये आंशिक दाब होगा और ये क्या होगा, मोल प्रभाज। यहाँ पे लिख रहे हैं आंशिक दाब, ये क्या है, मोल प्रभाज। तो क्या कर रहे हैं, आंशिक दाब P और मोल प्रभाज x के मध्य क्या एक ग्राफ खींचेंगे। तो जब एक ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, इसका जो ढाल होगा, जो झुकाव होगा, वो क्या बताएगा, हेनरी स्थिरांक को प्रदर्शित करता है, KH। यानी जो सरल रेखा क्या होगा, ढाल होगा, वो किसे प्रदर्शित करता है, हेनरी स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। तो आप इतना याद रखें, जब आंशिक दाब P और मोल प्रभाज x के मध्य कोई ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, तो उसका जो ढाल होता है वो किसे बताता है, हेनरी के नियम को या KH को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया।
अब हम आपसे बात करेंगे कि हेनरी नियम की एप्लीकेशन क्या है या हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या हैं। देखते हैं। हेनरी नियम के बहुत जो अनुप्रयोग हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें। तो हम आपसे बात करते हैं अब हेनरी के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम का पहला अनुप्रयोग है, बहुत से हैं इसके अनुप्रयोग, लेकिन हम आपको एक दो बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपने देखा होगा जब ठंडे पानी की एक बोतल लो या सोडा वाटर की एक बोतल लो, जब उस बोतल को खोल देते हैं तो क्या उसका दाब कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, लेकिन ताप कैसा हो जाता है? अधिक हो जाता है। यानी सोडा वाटर या ठंडे पानी की जब बोतल को खोलते हैं तो प्रेशर कैसा कम हो जाता है, ताप कैसा बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप जो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है वो क्या बुलबुले के रूप में निकलती रहती है या निकलने लगती है। ये किस नियम पर आधारित है? हेनरी के नियम पर आधारित है। तो पहला इसका अनुप्रयोग मैंने क्या बताया, जब सोडा वाटर या एक ठंडे पानी की जब हम बोतल को खोलेंगे, जब उसे बोतल को खोलेंगे तो उसका दाब प्रेशर क्या होगा? कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप CO2 गैस क्या बुलबुले के रूप में निकलने लगती है। यह क्रिया किस नियम पर आधारित है? हेनरी के नियम पर आधारित है। तो पहला अनुप्रयोग क्लियर हो गया। इसका दूसरा अनुप्रयोग क्या है? जब जो गोताखोर लोग होते हैं, जब गहरे तालाब में या गहरे समुद्र में जाते हैं तो वो क्या करते हैं? अधिक दाब का महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अधिक दाब मुझे महसूस हो रहा है, अधिक दाब लग रहा है। तो इस कारण जो वायुमंडलीय गैस है उसमें क्या हो जाती है? विलेयता का मान बढ़ जाता है। तो जब विलेयता का मान बढ़ेगा तो जो गोताखोर हैं जब सतह के ऊपर आएंगे तो उसका दाब क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा। जब दाब धीरे धीरे कम होगा तो विलेयता उसकी कैसी होगी? कम हो जाएगी। और जो उसमें जो गैस घुली हुई है रक्त में वो क्या होंगी? बुलबुले के रूप में धीरे धीरे निकलने लगती हैं। तो ये किस नियम पर आधारित है? हेनरी के नियम पर आधारित है। मैंने क्या बताया आपको? जब गोताखोर गहरे तालाब या गहरे समुद्र में जाते हैं तो अधिक दाब का महसूस करते हैं, जिस कारण वायुमंडलीय गैस में गैस की क्या हो जाती है? विलेयता बढ़ जाती है। तो जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो उसका धीरे धीरे दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जो रक्त में जो ब्लड में गैसें घुली हुई हैं, ऑक्सीजन हुई, नाइट्रोजन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ये क्या होती हैं? बुलबुले के रूप में निकलने लगती हैं। तो दूसरा अनुप्रयोग क्लियर हो गया। तीसरा अनुप्रयोग क्या है इसका? जो फेफड़े जो होते हैं, फेफड़े से O2 और जो CO2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है वो हेनरी नियम पर आधारित है। तीसरा अनुप्रयोग मैंने आपको क्या बताया? फेफड़े से ऑक्सीजन यानी कि O2 और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, इसका जो आदान प्रदान होता है वो हेनरी नियम पर आधारित है। अब हम हेनरी नियम के नंबर 4 अनुप्रयोग की बात करते हैं। चौथा अनुप्रयोग क्या है? आप सोचो, जो अधिक ऊंचाई वाले स्थान हैं और जो मैदानी क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे आपको ये दिमाग लगाना है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ऑक्सीजन अधिक होगी या जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे ऑक्सीजन अधिक होगी। तो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों की तुलना में जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उस पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। इसलिए जो अधिक ऊंचाई पर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं
तो उसमें रक्त या ऊतकों में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। उनकी जो सोचने की क्षमता होती कैसी हो जाती है, वो स्पष्ट नहीं होती है, वो स्पष्ट नहीं होती, यानी कि वो स्पष्ट नहीं सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अधिक ऊंचाई पे लोग रहते हैं उनके रक्त और ऊतकों में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती, कम होती है, इसलिए जो उनकी सोचने की क्षमता होती है कैसी होती है, कम होती है। तो आप ये याद रखें, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर मैदानी क्षेत्रों की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। यानी जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन अधिक होती है, अधिक ऊंचाई पे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसलिए जो मनुष्य अधिक ऊंचाई पर रहते हैं उनके रक्त और ऊतकों में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। तो आपको हेनरी के नियम क्लियर हो गए, हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको 4 बताए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब हम आपसे बात करने वाले हैं हेनरी नियम की सीमाएं क्या हैं। हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हेनरी नियम की सीमाएं। पहली इसकी सीमा क्या है? दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। पहली सीमा। दूसरी क्या है इसकी? ताप यानी टेम्परेचर, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। नंबर 3 है गैस में विलायक की विलयता, गैस में विलायक की विलयता कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। नंबर 4 है गैस की आणविक अवस्था, गैस की आणविक अवस्था द्रव एवं गैस में एक जैसी होनी चाहिए, में एक जैसी होनी चाहिए, होनी चाहिए। नंबर 5 है, नंबर 5 है वो हम आपसे अभी बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आपसे कुछ नोट पॉइंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें, हमने आपको 4 सीमाएं बताई, हेनरी नियम की सीमाएं क्या है। देखें क्या कह रहा है। पहला पॉइंट, दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, ताप यानी टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है, गैस में विलायक की विलयता कम होनी चाहिए। चौथा क्या कह रहा है, गैस की आणविक अवस्था द्रव एवं गैस में, जो द्रव में वही गैस में, यानी एक जैसी होनी चाहिए। अर्थात गैस की आणविक अवस्था कैसी होती है, अपरिवर्तित होनी चाहिए। जैसी गैस में हो वैसी द्रव में होनी चाहिए, या तो हम बोल सकते हैं सीधे गैस की आणविक अवस्था अपरिवर्तित होनी चाहिए, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। इसकी जो इसका जो 5वां नंबर है उस पर हम आपसे कुछ बात करेंगे। देखते हैं। आपको पता है कि अमोनिया जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है। HCl जल में घुलकर अपने आयनों में टूट जाता है। कैसे, इसका 5वां देखें पॉइंट नंबर, हेनरी नियम की सीमाएं। NH3 जल में घुलकर यानी H2O में घुलकर
क्या बना लेता है, क्या बना लेती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो अपने आयनों में क्या टूट जाते हैं, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसी प्रकार HCl जल में घुलेगी, क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्या बताया, NH3 जल में घुलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है और ये अपने आयनों में टूट जाती है। NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। HCl इसी प्रकार जल में घुलकर क्या H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में आयनित हो जाती है। लेकिन नोट, लेकिन NH3 एवं HCl गैस की विलयता पर, HCl गैस की विलयता पर हेनरी नियम लागू नहीं होता है। हेनरी नियम लागू नहीं होता है, नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि अमोनिया जल में घुलनशील है और अधिक घुलनशील है, HCl भी अधिक घुलनशील है, इसलिए क्या शीघ्र ही अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं। तो अमोनिया ने जल के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, अपने आयनों में टूट गए अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इसी प्रकार HCl जब जल में घुलेगी तो H पॉजिटिव आयन HCl नेगेटिव में टूट जाएगी, यानी कि अपने आयनों में क्या हो जाएगी, आयनित हो जाएगी, या अपने आयनों में टूट जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे एक नोट की बात करते हैं, NH3 एवं HCl गैस की विलयता पर हेनरी नियम लागू नहीं होता है। क्यों? क्वेश्चन ये है। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि अमोनिया और HCl गैस जल में अधिक घुलनशील हैं, अधिक विलेय हैं, इसलिए NH3 और HCl गैस पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। लेकिन NH3 और HCl गैस बेंजीन यानी कि C6H6 बेंजीन में क्या है, ये अल्प विलेय है। जो अमोनिया गैस है, अमोनिया और HCl गैसें जो हैं ये बेंजीन में क्या है, कम विलेय है या अल्प विलेय है, कम विलेय है, इसलिए इस पर हेनरी का नियम लागू होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है, आप क्वेश्चन अपने तरीके से बना लें कि NH3 एवं HCl गैस को जब हम जल में घोलेंगे तो उस पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है, लेकिन जब NH3 और HCl को बेंजीन में घोलेंगे तो उस पर हेनरी का नियम लागू होता है। क्यों? तो इसका सीधा सा आंसर यही है कि अमोनिया और HCl गैस जल में अधिक घुलनशील है, अधिक विलेय है, इसलिए उस पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। लेकिन NH3 HCl गैस बेंजीन में अल्प विलेय है, इसलिए उस पर हेनरी का नियम लागू होता है। तो आपको क्लियर हो गया हेनरी का नियम, हेनरी नियम की परिभाषाएं भी क्लियर हो गई आपको अच्छे से, और हेनरी नियम के मैंने आपको अनुप्रयोग बता दिए और हेनरी नियम की सीमाएं। तो इस नियम को अच्छे से पढ़ लें, ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।